हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ में ऑलमोस्ट 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे ज़्यादा चैप्टर इसमें नहीं बचे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ लाई हूँ जो आपके उन 4 चैप्टर के बेस पर रहेगी। तो इस एमसीक्यू सीरीज़ के हिसाब से आपको खुद को एनालिसिस करना है कि आप किस पोजीशन पर हो और आपको किस अकॉर्डिंगली चैप्टर आते हैं या नहीं आते हैं, है ना। तो आपको खुद को इस चीज़ को देखना है। तो ये आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनके देखना आंसर्स कि उनका आंसर क्या होगा। और साथ ही आपको एक काम ज़रूर करना है लास्ट में, जो भी आपके आंसर्स मतलब जो भी आपके मार्क्स आए आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताना। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इस सीरीज़ को मुझे आगे चलाना चाहिए या नहीं, ये भी मुझे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना होगा, क्योंकि मैं उसी बेसिस पे ये सीरीज़ आगे लेकर आऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ एमसीक्यूज चैप्टर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस नॉन एज। देखिए, कोई भी एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें जब वो गोल्स अचीव करती है तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता कि बाय चांस उसने अचीव कर लिए। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेलिब्रेटली उसके लिए एफर्ट्स डाले, जो कि उसके लिए पूरी मेहनत करे और तब जाके सक्सेसफुल हो, है ना। तो ऐसी कौन सी है, मतलब ये चीज़ किसके अंदर आती है, प्लानिंग के अंदर आती है, कोऑर्डिनेशन के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, या फिर मैनेजमेंट के अंदर। तो आप लोगों ने एक ही फीचर पढ़ा है, मैनेजमेंट इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट का ये एक फीचर था जो आपने पढ़ा था चैप्टर में कि मैनेजमेंट क्या होता है, एक डेलिब्रेट प्रोसेस होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज़ असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच आर। मैनेजमेंट उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव, मतलब मैनेजमेंट हर जगह पे ज़रूरत होता है आपको, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है या फिर नॉन बिज़नेस से रिलेटेड है। इवन आप सुबह को स्कूल जाते हो तब भी आप चीज़ों को मैनेज करते हो। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैनेजमेंट चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सर्विस, चाहे सोशल, हर जगह आपको चाहिए। तो सेकंड का करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट कंटेन अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन दैट इंक्लूड। मैनेजमेंट के अंदर एक सीरीज आती है जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होती है। मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होती है, कौन कौन से थे वो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 हमने इसके पढ़े थे फंक्शंस। तो यहाँ पर हमारा प्लानिंग भी है, ऑर्गेनाइजिंग भी है, डायरेक्टिंग भी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं और साथ में 2 और हैं, कौन कौन से, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है, डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका एक एम होता है। क्या एम होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप इसको खुद सोच के खुद समझ कर तब लिखिए। वीडियो को आप स्टॉप कर दीजिए, मतलब जैसे ही क्वेश्चन मैं बोलूँ या दिखाती हूँ आपको, आप वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले अपना आंसर लिखे करिए, तब मैं एक्सप्लेन जो कर रही हूँ आप उस चीज़ को चेक करिए। ओके, तो देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं वो डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, लेकिन जो उनका एम होता है केवल एक चीज़ होती है, कौन सा, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। कैसे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी कि एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव के लिए सोचा जाता है और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो दोनों ही ऑब्जेक्टिव आपके कॉमन के अंदर आते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे अलग कोई और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव नहीं होता कंपनी का जो उसे अचीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी इज़ द करेक्ट आंसर यार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिफ्थ। सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट।
एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट देखता है क्या गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, मतलब सक्सेसफुल मैनेजमेंट वो है जहाँ पर गोल्स को बहुत ही कम कॉस्ट में अचीव कर लिया जाए, या फिर वो है जहाँ पे टाइम के अंदर अचीव कर लिया जाए, या फिर वो है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाए, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट वही है जो आपको कम कॉस्ट में कम टाइम में पूरा सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन को रन करा दे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है हमारा 6। बाय प्रोफेशन F.W. टेलर वॉज ए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इस स्टडी के रिस्पेक्ट से थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट है या ये चीज़ जाननी आपके लिए ज़रूरी है, बट स्टिल एमसीक्यू में तो ये आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो F.W. टेलर प्रोफेशन से कौन थे? पहले आप लोग खुद गेस करके इसका आंसर लिखिए, तब मैं जो बता रही हूँ उस चीज़ से अपने आंसर को मैच करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैकेनिकल इंजीनियर। F.W. टेलर कौन थे? एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। आप ये चीज़ थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो 6 का क्या होगा करेक्ट आंसर? ए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 7th क्वेश्चन। द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी। जो प्योर साइंस का प्रिंसिपल है उसे नेचर में कैसा माना जाता है? फ्लेक्सिबल, रिजिड, क्रिएटिव या नन ऑफ द अबव? देखिए, जो आपका प्रिंसिपल होता है यहाँ पर, अगर आपसे पूरे प्रिंसिपल्स की बात की जाती कि सारे प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, तो मुझे पता है डेफिनेटली आप लोग सोच रहे होगे इसका आंसर फ्लेक्सिबल होगा, बट वो नहीं होगा। अगर बात आपसे की जाती सारे प्रिंसिपल्स की कि वो कैसे होते हैं नेचर में, तो आप इसका आंसर फ्लेक्सिबल कर सकते थे, लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है केवल प्योर साइंस का। तो जो प्योर साइंस का प्रिंसिपल होता है वो अप्लाई ही ऐसे कर, मतलब स्टैटिक मैनर में किया जाता है, एब्सोल्यूट स्टैटिक मैनर में वो अप्लाई किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। तो 7th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर बात की जाती सारे प्रिंसिपल्स की तो आपका फ्लेक्सिबल करेक्ट आंसर हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो आपको बेस्टली ये डिफाइन कर रही है कि टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? फर्स्ट, इट इज़ अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस एंड एक्शंस। Second, it is a procedure which involve a series of steps to be taken. Third, they are general rules for behavior of individuals या फिर none of the above। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। इट इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको बताता है कि किस तरह से स्टेप लेने हैं, वन बाय वन आपको किस तरह से काम करना है, किस तरह से आपको वर्क परफॉर्म करना है, ये आपको ये बताता है। अगर बात करें सेट ऑफ गाइडलाइंस की, तो वो तो प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक्स नहीं होती। जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कराते हैं वो प्रिंसिपल्स होते हैं। टेक्निक्स जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमें क्या चीज़ करनी है, मतलब हमें स्टेप्स बताती है, हमें प्रोसीजर, हमें तरीका बताती है, जबकि प्रिंसिपल्स हमें गाइडलाइंस देते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ का आंसर मिला। अगर प्रिंसिपल को लेकर पूछा जाता तो आता आपका ए, लेकिन आपसे पूछा गया है टेक्निक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर इज बी। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको किस बेसिस पे डेवलप किया जाता है, किस बेसिस पर लाया जाता है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने ये चीज़ बहुत बार पढ़ी है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो वही है जिसके अंदर सबसे पहले उसको ऑब्जर्व किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए और पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब मैनेजर भी उसको फील करें, तब उसको लाएं मार्केट में, राइट, तब उसको लोगों के सामने रखें। तो यहाँ पर आपको इन दोनों से ही पता चल जाएगा कि भाई दोनों है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए देखें तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, द प्रिंसिपल्स डिड नॉट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, principals help the manager to take decisions while performing various management functions या all of the above। तो देखिए, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं, ये चीज़ हमें पता है। जो प्रिंसिपल होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं, ये भी हमने देखा था। जो हमने प्रिंसिपल के नेचर देखे थे उसमें ये चीज़ देखी थी। फीचर्स आपको याद है, मैंने आपको प्रिंसिपल के फीचर्स कराए थे, तो ये तीनों पॉइंट वहीं से आए हैं कि जो प्रिंसिपल के गाइडलाइंस, प्रिंसिपल एक तरीके से गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है ना, और प्रिंसिपल मैनेजर को हेल्प करता है कि वो डिसीजन ले सके अलग अलग
फंक्शन जब वो परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी भी टाइप के डिसीजंस ले सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 11th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस। मतलब इनमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। कस्टमर्स नहीं है, सप्लायर्स नहीं है, कॉम्पिटिटर्स नहीं है, या नन ऑफ द अबव। तो हम लोगों ने ये भी चीज़ देखी है कि भाई कंज्यूमर्स हों, कस्टमर या कंज्यूमर एक ही बात है, सप्लायर्स या कॉम्पिटिटर, ये तो तीनों हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं, हमें तीनों का ध्यान रखना होता है। कॉम्पिटिटर क्या ला रहा है, कस्टमर की डिमांड क्या है, सप्लाई किस तरह से हो रही है चीज़ों की, तो हमें तो तीनों चीज़ को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उसका पार्ट ना हो, तो इसलिए सही आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। तो 11th का करेक्ट आंसर है डी। आगे देख लेते हैं 12th क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस। आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट के दो फोर्सेस पढ़े थे, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल में कौन कौन से आते थे आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जितने भी पॉलिटिक्स रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, जनरल में, यानी कि जो आपके डिमेंशंस हैं वो सब आ जाते हैं जनरल में। उससे अलग जो आपके कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या और अदर इस टाइप के हैं वो आते हैं आपके स्पेसिफिक में। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो आपका स्पेसिफिक नहीं है। तो एक ही है, कौन सा, टेक्निकल कंडीशन, क्योंकि ये किस में आता है, ये आता है जनरल में। ओके, तो आपका 12th का करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाता है, ए। अगर कोई ऐसा हो जिसके बिल्कुल भी आंसर सही नहीं निकल रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ जाके चैप्टर्स की वीडियो देखिए, मैंने सारे अपलोड की हुई हैं और एक भी क्वेश्चन उनमें से बाहर नहीं आया है, केवल FW टेलर वाला। तो आप लोग वो वाले ज़रूर देख लीजिए चैप्टर्स, क्योंकि चैप्टर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको पेपर को अच्छे से कर आना है। ओके, बहुत जल्दी हमारी बिजनेस स्टडीज़ कंप्लीट होने वाली है, फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि फिर इस सब्जेक्ट में बस मैं केस स्टडीज़ ही कराया करूँगी आपको और MCQs ही कराया करूँगी। ठीक है, 13 देख लेते हैं क्वेश्चन। द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर हैज़ लेड टू एन इंक्रीज द डिमांड ऑफ हेल्थ केयर। देखिए, एक तरीके से यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसे ही ये देखा गया मार्केट में कि लोग हेल्थ के प्रति अपने आप को ज़्यादा अवेयर कर रहे हैं, वहीं हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ गई। मतलब हेल्थ केयर के लिए लोग अवेयर हुए तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बढ़ गए, उनकी सर्विसेज भी बढ़ गई। तो यहाँ पर कौन सा फीचर्स आपको बता रखा है, मतलब कौन सा फीचर्स यहाँ पर है आपको ये बताना है, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी या इंटर रिलेटेडनेस। तो आपको यहाँ पर एक ही चीज़ दिखाई दे रही होगी कि इंटर रिलेटेडनेस। कैसे, कि मैंने आपको बताई थी कि किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है, मैंने आपको इनकम वाला एग्जांपल दिया था कि किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो वो तुरंत लग्जरी गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है, हेल्थ केयर के लिए लोग, मतलब हेल्थ के लिए लोग अवेयर हुए तो वहीं पे क्या हुआ, दूसरी तरफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बढ़ गए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को सेल करने लगे, तो डिमांड बढ़ी, तो साथ ही साथ क्या हो गई, सप्लाई भी बढ़ गई चीज़ों की, है ना। तो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है चीज़ें। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये आपकी केस स्टडी भी है, केस स्टडी में 1 नंबर में ही आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान से करना, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कहीं ना कहीं आपसे केस स्टडी में भी ये पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। Since more number, एक मिनट, since more number of people have become more beauty and health conscious, हमने देखा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल ब्यूटी के लिए या हेल्थ के प्रति अपने कॉन्शियस हो गए हैं, ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। आवर इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंट सर्च इन द नंबर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी। तो मतलब जो हमारी इकोनॉमी है या मतलब कहें तो क्लिनिक्स वगैरह हैं, वहाँ पे भी इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सर्विस बढ़ा दी गई है, हेल्थ को लेकर, ब्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सर्विस बढ़ा दी है क्लिनिक्स ने। तो यहाँ पर आपका कौन सा फीचर है, तो आपने सेम टाइप का फीचर ऊपर भी किया था, वहाँ पे क्या हुई थी, डिमांड बढ़ी थी हेल्थ केयर की, तो साथ ही साथ प्रोडक्ट भी बढ़ गए। यहाँ पर क्या हुआ है, लोग हेल्थ और ब्यूटी के लिए कॉन्शियस हुए हैं तो साथ ही साथ उनकी डिमांड भी बढ़ गई, और डिमांड तो बढ़ी तो साथ ही साथ क्या हुआ, क्लिनिक्स ने वो चीज़ प्रोवाइड भी करानी शुरू कर दी, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटर रिलेटेडनेस। तो 14 का आंसर भी क्या है, सी। तो जहाँ पर भी आपको लगे कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ रही है तो वहाँ पर आपका एक ही आंसर रहता है, वो है आपका इंटर रिलेटेडनेस। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विंकल स्टार इज़ अ वेल नोन रिजॉर्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी। ट्विंकल स्टार नाम का एक रिजॉर्ट है जो कि पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करता है, स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए।
हाउएवर इन पास्ट 6 मंथ, लेकिन 6 मंथ में उसने ये देखा कि जो उसकी पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है ना। तो उसने क्या कोशिश की कि मतलब जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उसके आसपास में वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, है ना। लोग उसके आसपास में मतलब लोगों ने आसपास और ज़्यादा नई चीज़ें खोल ली हैं, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। तो नेम द रिलेटेड फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द बिजनेस ऑफ ट्विंकल स्टार। तो आपको यहाँ पर वो फीचर बताना है जिसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट, मतलब जिसकी वजह से ट्विंकल स्टार का बिजनेस कहीं ना कहीं क्या हुआ, डाउन चला गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका, डायनेमिक नेचर। क्यों आ जाएगा डायनेमिक नेचर? क्योंकि देखिए ट्विंकल स्टार क्या कर रहा था, पहले अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन 6 मंथ के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, क्योंकि जो उसके आसपास का एरिया है वहाँ पर और ज़्यादा ग्रोथ होने लग गई, और ज़्यादा लोग चीज़ों को देखने लगे, या वहाँ पर फैसिलिटीज़ बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं उसने खुद को चेंज नहीं किया, इसलिए उसके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ा। डायनेमिक फंक्शन वही होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको खुद को चेंज कर लेना होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपसे बोलता है कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक है, मतलब बिजनेस एक डायनेमिक वर्ल्ड में वर्क करता है। तो अगर आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फीचर था जिसने उसके बिजनेस को अफेक्ट कर दिया, ट्विंकल स्टार को डाउन ले जा दिया, वो था आपका डायनेमिक नेचर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज हियर बी। नेक्स्ट है आपका नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। आपको मैनेजमेंट का वो फंक्शन बताना है जो कि ऑब्जेक्टिव सेट करता हो, एक मिनट, जो कि ऑब्जेक्टिव सेट करता हो और साथ ही साथ मतलब कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करता हो। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब अल्टरनेटिव वगैरह बना लेता हो। तो ये चीज़ आपने एक ही चीज़ में पढ़ी थी कि इसमें हम लोगों ने रिसेंटली एक चैप्टर करा था प्लानिंग। प्लानिंग में ये काम होता था, सबसे पहला प्रोसेस था ऑब्जेक्टिव सेट करना, फिर था प्रेमिसेस को डेवलप करना, अल्टरनेटिव कोर्स बनाना, आइडेंटिफाई करना, है ना, इवैल्यूएट करना। तो ये चीज़ें हमने किस में पढ़ी थी, प्लानिंग के प्रोसेस में। यहाँ पर आपको दोनों वर्ड देखने को मिले, सेटिंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहला, और सेकेंड एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसी चीज़ से आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, प्लानिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16 का, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लानिंग का एडवांटेजेस नहीं है। एक तरीके से ये बताना है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो होता है वो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल मतलब बेकार चीज़ों को ख़त्म कर देता है, तो ये तो फ़ायदा है अगर एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ स्पेशली। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग हमारी मेंटल एक्सरसाइज मतलब हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज करने में मदद करता है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है क्योंकि वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि हमें किस तरफ जाना है, कैसा काम करना है, क्या चीज़ करनी है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो हमारी अनसर्टेनिटी के रिस्क को ख़त्म कर रहा है, यानी कि हमारा बिजनेस स्मूथली चल सकता है। तो यहाँ पर आपका एक ही पॉइंट बचता है जो उसका इम्पॉर्टेंस नहीं है पर क्या है, उसका एक फ़ीचर है। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज करने में मदद करता है, ये एक विशेषता है प्लानिंग की। विशेषता और इम्पोर्टेंस में फ़र्क है। विशेषता होती है जो वो चीज़ दर्शाती है कि अगर आप ये करोगे कि तो उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। इम्पोर्टेंस तो वो है जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रही है। मैंने मेंटल एक्सरसाइज से क्या होगा, बस आपका ब्रेन शार्प होगा ना। तो ये तो उसकी विशेषता है कि अगर आप प्लानिंग कर लोगे तो आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे आपके बिजनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। इनमें से भी कौन सा, आपको ये बताना है कि प्लानिंग का एक एडवांटेजेस है यानी कि इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ये हमें कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में मदद करता है। इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। ये हमारे थॉट में और हमारे एक्शन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी लाता है, ये तो इसका फ़ायदा हो गया। यूजलेस the and redundant activities are minimized और eliminated। मतलब जो एक्टिविटीज़ वेस्ट हैं वो इससे कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं। तो ये तो एडवांटेज है ही, ये भी एक एडवांटेज है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें ए पॉइंट की, ये भी हमारा क्या है, कन्फ्यूज़न एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी हमारे लिए क्या है, एक एडवांटेज है। कैसे, जो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेगा, जो आपके क्लैरिटी लाएगा, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम करेगा। तो ये तो प्लानिंग का एक फ़ायदा हो गया ना बिजनेस के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो क्या हो जाएगा,
डी। 18 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। ठीक है, क्योंकि वो आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर रहा है, क्लैरिटी भी दूर कर, मतलब क्लैरिटी ला रहा है आपके उसमें, है ना, आपके वर्क में क्लैरिटी ला रहा है, और साथ ही साथ आपके वर्क को मिनिमाइज़ कर रहा है, जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है उनको मिनिमाइज़ कर रहा है और ख़त्म भी कर रहा है। तो तीनों ही आपके लिए फ़ायदे की बात है, आपके बिजनेस को ग्रो करने की बात है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा? डी। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू विद रेफरेंस ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्लानिंग के रिगार्डिंग हम नहीं कह सकते कि सच कहा है? प्लानिंग इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर कंट्रोलिंग। ये तो हमने पढ़ा था कि भाई प्लानिंग अगर आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं वो आपको कंट्रोलिंग करने में मदद करता है, मतलब आपको कितनी एक्टिविटीज़ किससे करानी है आपको पता चल जाता है, आपको लेबर से कितने यूनिट प्रोड्यूस करवानी है ना। प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, इसको अभी छोड़ देते हैं, चलो मैं आपको बताऊंगी ये वाला। थर्ड पॉइंट, प्लानिंग एनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। प्लानिंग जो होता है मैनेजर को मदद करता है कि वो चेंजेस को अपनाए और उसको अपनाकर आगे की तरफ बढ़े। फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग, तो ये भी बात सही कही है कि भाई प्लानिंग तो हमें इसी चीज़ के लिए हेल्प करता है। फोर्थ, प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग हमें कोऑर्डिनेशन करने में मदद करता है डिपार्टमेंट्स के बीच में, है ना, इंडिविजुअल्स को भी मदद करता है कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा प्लानिंग के लिए सही बात है। अब बात करेगा प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी, बी पॉइंट की। तो आप लोगों ने लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा था कि प्लानिंग जो होता है वो रिजिडिटी क्रिएट कर देता है, क्योंकि आप चीज़ों को पहले से प्लान कर लेते हो तो कई बार आपका जो वर्क है, आपका जो काम है वो रिजिड बन जाता है, अच्छा नहीं हो पाता, है ना, फिक्स सा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ये वाली बात प्लानिंग के लिए सही नहीं कही गई है ना। अगर यहाँ पर आ जाता प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी तो सही होता, लेकिन उन्होंने बोला डज नॉट लीड्स, है ना, जबकि हमने इसकी फर्स्ट लिमिटेशन यही पढ़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है बी। 19 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। आज के लिए बस लास्ट रहेगा, इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसके कितने मार्क्स आए। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको डाउट हो, जो नहीं समझ आया हो अभी भी, तो आप लोग वो भी बता देना। नेक्स्ट टाइम क्योंकि जब मैं सीरीज़ लाऊंगी तो उसमें मैं वो क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लूँगी। ओके, विच इज़ नॉन एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है? इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन है? तो आप लोगों ने प्लानिंग वो मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना, ये आपने पढ़े हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका आता है वो कौन सा है? प्लानिंग। सबसे पहला फंक्शन आपका कौन सा होता है मैनेजमेंट का? प्लानिंग होता है। तो 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा। तो बस यही सीरीज़ थी जो आपको करानी थी। आई होप आपके बहुत से क्वेश्चन सही गए होंगे, किसके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो, आप चाहते हो ऐसी मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँ, ये सीरीज़ कंटिन्यू चले आगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने भी लोग 12th में हैं आप लोग प्लीज़ उसके साथ ये सीरीज़ शेयर करना, ताकि वो भी खुद को एनालिसिस कर पाएँ। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर लें चैनल से जुड़ने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की भी बहुत मिलती हैं, ताकि आपको आगे के लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाए। ओके, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे पास गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं होता कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पर आपको बहुत से अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं आगे भी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।